हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना कमांडरों का सम्मेलन, चीन के खिलाफ रणनीति से क्या है इसका संबंध। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों कैसे आईएनएस विक्रांत पर होगी नौसेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे संबोधित। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ जिनेवा में भारत विरोधी पोस्टर से अब मोदी सरकार नाराज, स्विट्जरलैंड के राजदूत को किया तलब। जी हां दोस्तों, जिनेवा में देश विरोधी पोस्टर पर भारत ने दर्ज कराया विरोध। बताएंगे भारत ने क्या कहा, और साथ ही साथ पुतिन के बुरे वक्त में साथ खड़ा है अपना भारत, जमकर खरीद रहा तेल। अमेरिका और सऊदी अरब को दिखाया ठेंगा। सारी जानकारी दोस्तों बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आईएनएस विक्रांत पर होगी नौसेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे संबोधित। आखिर चीन के खिलाफ रणनीति से क्या है इसका संबंध, आपको बता दें भारतीय नौसेना के कमांडरों के वर्ष 2023 के सम्मेलन का पहला चरण सोमवार यानी 6 मार्च को समंदर पर तैरते स्वदेशी विमान वाहक पोत पर शुरू होगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सैन्य रणनीतिक स्तर पर नौसेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है। समुद्र में स्वदेशी विमान वाहक पोत पर इस सम्मेलन के पहले चरण के आयोजन को चीन के खिलाफ भारत की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में चीन के खिलाफ कोई ठोस रणनीति तैयार हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी, कहा कि आज यानी 6 मार्च को मैं नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए गोवा पहुंचूंगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी आईएनएस विक्रांत पर मैं नौसेना के कमांडरों को संबोधित करूंगा। जी हां, भारत जहां दोस्तों ये सम्मेलन कर रहा है, उस जगह मौजूदा भू रणनीतिक स्थिति के कारण इसका अपना महत्व और प्रासंगिकता बताई जा रही है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत के बढ़ते समुद्री हितों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नौसेना के संचालन कार्यों में अहम तेजी आई है। समुद्री हितों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नौसेना की तैयारियां कैसी है, इस पर कमांडर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, नौसेना की युद्ध और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कितनी तैयारियां हैं, सम्मेलन पर भी केंद्रित होगा। बहरहाल अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस बैठक में चीन के खिलाफ क्या रणनीति निकलकर सामने आती है दोस्तों। लेकिन एक चीज तो तय है कि चीन चोटिल बहुत होने वाला है दोस्तों, और हर तरीके से घिरने वाला है हमारे भारत के द्वारा। अगर आपको अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर बता दें, जहां जिनेवा में भारत विरोधी पोस्टर से मोदी सरकार नाराज, स्विट्जरलैंड के राजदूत को कर दिया तुरंत प्रभाव से तलब। जी हां, जिनेवा में देश विरोधी पोस्टर पर भारत ने दर्ज कराया विरोध, स्विट्जरलैंड के राजदूत को किया तलब। बता दें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने भारत विरोधी पोस्टर लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता गया है। रविवार को भारत ने स्विट्जरलैंड राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने घटना पर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि स्विट्जरलैंड के राजदूत ने मामले को पूरी गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। दरअसल भारत ने रविवार को स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब किया और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टर लगाए जाने के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है, और इस संबंध में आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है। स्विट्जरलैंड के राजदूत ने विदेश मंत्रालय को अवगत कराया है कि वो भारत की चिंताओं को पूरी गंभीरता के साथ बर्न तक पहुंचाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय में सचिव ने रविवार को स्विस राजदूत को बुलाया और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने निराधार और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टर का मुद्दा उठाया। जी हां, इस दौरान स्विट्जरलैंड के राजदूत ने कहा कि जिनेवा में पोस्टर सभी को प्रदान की गई जगह का हिस्सा है, लेकिन किसी भी तरह से दावों का समर्थन नहीं करते हैं और न ही स्विस सरकार की स्थिति को दर्शाते हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत ने जो इस पर कड़ा एक्शन लिया है, इसके बाद स्विट्जरलैंड के राजदूत चौंकते नजर आए हैं दोस्तों। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए स्विट्जरलैंड की सरकार की तरफ से, तो दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा। हमेशा की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते हैं और खबर की तरफ। जब गिरफ्तारी से बचने के बाद इमरान खान ने निकाली भड़ास, कहा पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक, बदमाशों को बनाया पीएम। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस संकट के बीच उन्होंने मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि शहबाज संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसी वजह से पीएम को उनके ऊपर लगे मामलों में क्लीन चिट मिलती जा रही है। इमरान ने रविवार को एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स करके केंद्र सरकार पर
निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में शहबाज शरीफ को बदमाश करार दिया। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा कि किसी ऐसे देश का भविष्य क्या ही होगा जिस उस पर शासकों के रूप में बदमाशों को थोपा गया हो। शहबाज शरीफ को एनएबी की ओर से 8 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और एफआईए द्वारा 16 अरब रुपए के दूसरे भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया जाने वाला था, लेकिन जनरल बाजवा उनके बचाव में आगे। वे लगातार एनएबी के मामलों की सुनवाई को टालते रहे और इतना ही नहीं, ट्रायल के दौरान ही शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जी हाँ, शहबाज शरीफ पर तंज कसते हुए इमरान खान ने कहा कि जो शख्स पहले ही इन संस्थाओं के सवालों से घिरा है, अब वही अचानक से इन संस्थाओं के प्रमुखों का चयन करने लगा है। पहले एफआईए और फिर एनएबी के प्रमुख का चयन करने में पीएम की भूमिका अहम रही। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा, इस तरह पीएम के खिलाफ 16 अरब रुपए भ्रष्टाचार और 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में स्थायी रूप से शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। इससे पता चलता है कि कैसे कोई देश बनाना रिपब्लिक बन जाता है। बहरहाल दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि इमरान खान को पुलिस गई थी उनके घर से गिरफ्तार करने, तभी पुलिस के पहुंचते ही रफू चक्कर हो गए इमरान खान। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इमरान खान की लगातार गैर मौजूदगी के कारण अदालत के आदेश पर वे लाहौर में उनके घर गिरफ्तारी के लिए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनकी खोज की जा रही है, फिलहाल वो गायब है। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद दोस्तों जब पुलिस वहां से चली गई तो इमरान खान भी चमकने लगे और उन्होंने ये बयान दिया है शहबाज शरीफ को लेकर, ताकि शहबाज पर भी तलवार को लटकाया जाए। बहरहाल चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां यूएस और सऊदी अरब को दिखाया ठेंगा। पुतिन के बुरे वक्त में साथ खड़ा अपना भारत, जमकर खरीद रहा तेल। जी हां दोस्तों, भारत ने रशिया से अब तक खरीदा रिकॉर्ड तेल, पश्चिमी प्रतिबंधों का बिगड़ा खेल। जी हां, इराक और सऊदी अरब से कच्चे तेल की निर्भरता को कम करते हुए भारत रशिया से ज्यादा कच्चा तेल आयात कर रहा है। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाई गई तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत रशिया के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। भारत ने अमेरिका से भी कच्चे तेल को आयात करने में कटौती की है। भारत का रशिया से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो पुराने वक्त से कच्चे तेल मुहैया कराने वाले देश इराक और सऊदी अरबिया के साथ साझा तेल आयात की तुलना में अधिक है। आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देशों की तरफ से लगाई गई आर्थिक पाबंदियों से निपटने के लिए रशिया इस समय भारत को रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की बिक्री कर रहा है। तेल के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली संस्था वर्टेक्सा ने बताया है कि भारत जितनी मात्रा में तेल आयात करता है उसकी 1/3 से अधिक आपूर्ति अकेले रशिया ने की है और वो लगातार 5वें महीने भारत को कच्चे तेल का इकलौता सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। साथ ही साथ वर्टेक्सा के मुताबिक अब रशिया से भारत जितना तेल आयात करता है वो दशकों से उसके आपूर्तिकर्ता रहे इराक और सऊदी अरब से किए जाने वाले कुल आयात से भी अधिक है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में भारत ने रशिया से जमकर तेल खरीद करके पहली बात तो दोस्तों पुतिन को ये जता दिया है कि हर मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ ही साथ अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों को ठेंगा दिखा करके भारत ने कह दिया है कि हमें किसी भी कीमत पर डराने की कोशिश ना की जाए, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है। बहरहाल दोस्तों, मेरा भारत महान और मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारतीय नौसेना ने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। आत्मनिर्भर भारत की ओर सेना ने बढ़ाया एक और कदम। जी हां, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का रविवार यानी 5 मार्च को सफल परीक्षण किया। इसके बूस्टर को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। मिसाइल का परीक्षण कोलकाता के घातक युद्धपोत से किया गया। इसने अरब सागर में अपने टारगेट पर सटीक हमला किया और मामले की जानकारी भारतीय नौसेना की ओर से दे दी गई है। नौसेना की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ की डिजाइन की गई स्वदेशी साधक और वर्धक ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में सटीक हमला किया और ये आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बयान में आगे कहा गया है कि मिसाइल का परीक्षण कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप से किया गया। मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार कम कर रहा है। जी हां दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। बहरहाल अपने भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां चीन की सबसे बड़ी और नई साजिश तिब्बतियों की भाषा, संस्कृति और पहचान को कर रहा है नष्ट। जी हां दोस्तों, तिब्बत को लेकर चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। अब चीनी सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में ब्रेन वॉश करके तिब्बतियों की भाषा, संस्कृति और पहचान को नष्ट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ कहते हैं कि तिब्बती शैक्षिक, धार्मिक और भाषाई संस्थानों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के माध्यम से तिब्बती पहचान को जबरन खत्म करने की कोशिश से हम चिंतित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री और
पर्यावरण बहुसंख्यक हान संस्कृति के इर्द गिर्द निर्मित है। पाठ्य पुस्तकों में लगभग पूरी तरह से उन अनुभवों का दर्शाया गया है जिनका हाल छात्र अपने जीवन के दौरान सामना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां आग बरसाती रूसी तोपें घर छोड़कर पैदल भागते दिखाई दिए यूक्रेनी लोग। अब यूक्रेन के इस शहर पर कब्जे की तैयारी में है व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध बीते एक साल से जारी है, आप सभी जानते हैं। इस युद्ध में दोनों ही देशों के कई सैनिक अब तक जाने गंवा चुके हैं। कई इलाकों पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना अभी बखमुत पर कंट्रोल पाने की कोशिश में जुटी हुई है। विदेशी समाचार एजेंसी एपी ने बताया है कि रूसी सेना के दबाव ने यूक्रेन के बखमुत के निवासियों को सैनिकों की मदद से पैदल ही शहर से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। ये स्थानीय लोग प्रमुख पूर्वी गढ़ से हटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही माहौल ऐसा हो गया कि लोगों को शहर छोड़कर पैदल ही भागना पड़ा। महीनों से रशिया के लिए बखमुत एक बड़ा टारगेट रहा है। ऐसे में अब रूसी सैनिकों का काफिला अपने तमाम तोपों और हथियारों के साथ धीरे धीरे बखमुत पर कब्जा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। शनिवार को बखमुत के पास कुछ लोगों ने देखा कि यूक्रेन के सैनिकों को पास के गांव ख्रोमोव तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक पंटून पुल की स्थापना की जा रही है और इसके बाद ख्रोमोव में हमला शुरू हुआ और कम से कम 5 घरों में आग लगा दी गई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां फिर एक बार भारत के खिलाफ ही भड़काऊ बयान दिया है दोस्तों केपी शर्मा ओली ने। जी हाँ, भारत की ये योजना नेपाल की संप्रभुता पर हमला, फिर छलका ओली का चीन प्रेम और साथ में प्रचंड को भी कोसा। बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीन की खुशामद करने में जुटे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रस्तावित बौद्ध कॉलेज को लेकर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भारत की आलोचना की है। ओली ने कहा है कि नेपाल को विदेशियों के खेल के मैदान में बदलने के लिए प्रचंड सरकार भारत को मस्टैंग में एक बौद्ध कॉलेज खोलने की अनुमति दे रही है। ओली ने यहाँ तक कह दिया है कि ये योजना देश की संप्रभुता पर हमला है। हालांकि सच्चाई ये है कि ओली के प्रधानमंत्री बनने के दौरान हमला में नेपाली जमीन पर चीन के ने कई किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। चीन ने नेपाल की जमीन पर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया और बॉर्डर पिलर को उखाड़ फेंका। इसके बावजूद चीन परस्त इस नेता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब ओली ने प्रधानमंत्री प्रचंड पर हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध कॉलेज खोलने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर चीन को धोखा देने का आरोप लगाया। कांतिपुर की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार चीन की सीमा से लगे मस्तंग के प्रतिबंधित क्षेत्र में भारत को एक बौद्ध कॉलेज स्थापित करने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। बरहा गाँव मुक्ति क्षेत्र ग्रामीण नगर पालिका के अनुरोध पर भारत सरकार पर मस्टैंग के प्रतिबंधित क्षेत्र में बौद्ध कॉलेज स्थापित करने के लिए 700 मिलियन रुपए से अधिक खर्च कर रही है। पर एक बात तो तय है दोस्तों कि जो भी देश भारत की खिलाफी करता है या भारत को लेकर जो भी नेता गलत बयान देता है दोस्तों, उसकी सरकार निश्चित गिरती है या फिर टिकती नहीं है। ये तो सच्चाई है और हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप किस पर क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहाँ एशिया के सबसे बड़े देश चीन का संसदीय सत्र हुआ शुरू। राष्ट्रपति जिनपिंग होंगे और ताकतवर या फिर हटेंगे चीन के प्रधानमंत्री। जी हाँ, चीन में शी जिनपिंग सबसे पावरफुल राजनेता है और उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में सत्ता में बने रहने के लिहाज से ऐसे कई बदलाव कराए हैं कि उनके विरोधी पनप नहीं पा रहे। अब शी जिनपिंग का कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार फिर बढ़ेगा। इसके लिए चाइनीज पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि जिनपिंग के आदेश पर प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों को हटाया जाएगा। जिनपिंग ने पहले भी अपने पसंदीदा चेहरे को प्रधानमंत्री के पद पर जगह देने की कोशिश की है। रविवार को उन्होंने चीन की संसद के ओपनिंग सेशन में हिस्सा लिया। संसद में यह सेशन हफ्ते भर तक चलेगा। माना यह जा रहा है कि इसी दौरान चीन की सरकार में बैठे कई मंत्रियों के फेरबदल किए जाएंगे, साथ ही कई नियुक्तियां भी होंगी। इसमें चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री को भी बदला जाएगा। जी हाँ, ऐसे में कौन होगा चीन का नया पीएम, तो आपको बता दें फिलहाल शी जिनपिंग के वफादार माने जाने वाले ली केकियांग इस पद पर है। हालांकि वो अपने कार्यकाल में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी तेजी आई है। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री का पद शंघाई प्रांत में पार्टी चीफ रह चुके ली कियांग को सौंपा जाएगा। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलियाई पूर्व पीएम ने कहा पीएम मोदी और शिंजो आबे क्वाड के जनक हैं। जी हां, और दुनिया से कहा है कि उनका आभार जताएं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबार्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का
जनक यानी फादर ऑफ क्वाड बताया। एबॉट ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि दुनिया को उन दोनों नेताओं के लिए बेहद आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाटो के गठन के बाद से क्वाड दुनिया के विकास के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रयास है। पूर्व पीएम शिंजो आबे और पीएम नरेंद्र मोदी ही ऐसे एशियाई नेता हैं जो क्वाड की शुरुआत कर सकते थे। एबॉट ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर कहा कि ECTA यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है। इस समझौते को हमने पिछले साल अंतिम रूप दिया था। ये नई ताकत का प्रतीक है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों का समूह जो पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में है और पीएम सिर्फ एक हफ्ते में आ रहे हैं, इससे हमारी ताकत और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। ये बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की, जहां रशिया यूक्रेन जंग मात्र एक दिन में खत्म करवा दूंगा। जी हां, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं सत्ता में लौटा तो तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सत्ता में होते तो रशिया यूक्रेन की जंग ही नहीं होती। ट्रंप ने कहा कि अगर वो फिर से सत्ता में वापस आते हैं तो रशिया यूक्रेन जंग को एक दिन में बंद करवा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जंग खत्म कर तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रही है। ट्रंप फिर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। वो जगह जगह जाकर अपना एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर बयान दिया है। जी हां, ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि रशिया और यूक्रेन की जंग मैं एक दिन में बंद करवा सकता हूं। मेरी सरकार आई तो तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में जो ट्रंप कह रहे हैं वैसा करके दिखा सकते हैं? दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय होने वाली है? और दोस्तों, जो बाइडेन की सरकार और ट्रंप की सरकार में सबसे बेहतर सरकार आपको किसकी लगी है अमेरिका में? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां रघुराम राजन आखिर क्यों बोले ये डराने वाली बात कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बेहद करीब पहुंचा भारत। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने रविवार को कहा कि भारत हिंदू वृद्धि दर के बेहद करीब पहुंच चुका है। उन्होंने निजी क्षेत्र के निवेश में कमी, उच्च ब्याज दरों और वैश्विक वृद्धि की सुस्त पड़ी रफ्तार का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। राजन के मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO ने पिछले महीने राष्ट्रीय आय के जो अनुमान जारी किए हैं उनसे तिमाही वृद्धि में क्रमिक नरमी के संकेत मिलते हैं, जो चिंता की बात है। मालूम हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1950 से लेकर 1980 के दशक तक 4% के निम्न स्तर पर रही थी, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। धीमी वृद्धि के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का इस्तेमाल 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने किया था। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां घुड़की नहीं काम आई तो चीन को याद आया। भाईचारा या कोई नई इसकी चाल, ताइवान को लेकर कह दिया कि ताइवान से हमारा खून का रिश्ता है। जी हां, ताइवान के प्रति चीन के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रैगन ने ताइवानी जनता के साथ अपना खून का रिश्ता बताया है और सभी को एक ही परिवार का सदस्य करार दिया है। चीनी प्रधानमंत्री ली केजियांग ने रविवार को संसद की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने ताइवान को लेकर कहा कि हम एक ही परिवार हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर हम चीनियों का खूनी संबंध है। ली ने कहा कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें आपसी संबंध बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें ताइवान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक और सहयोग को आगे बढ़ाना होगा, इससे हमारे ताइवान हम वतन का भला होगा। फिलहाल चीन को ताइवान से संबंध बेहतर करने के लिए सिस्टम और पॉलिसी में सुधार करने की आवश्यकता है। चलते हैं दोस्तों और खबर की तरफ, जहां UNGA अध्यक्ष साबा कैरोसी ने भारत की नमामि गंगे परियोजना की तारीफों के बांधे पुल बता दें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने जल प्रबंधन और पर्यावरण की नीति पर वैश्विक स्तर पर कार्य होने की आवश्यकता जताई। उन्होंने भारत में चलाए जा रहे नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्यों की प्रशंसा की। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में भेजे वीडियो मैसेज में कोरोसी ने क्रांतिकारी बदलाव वाले विचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि समस्याओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और वे बड़ा रूप ले जाती हैं, जिनसे भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन भारत की प्राथमिकताओं में है। सरकार जल की उपलब्धता और सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है, इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। कोरोसी ने अपनी हाल की भारत यात्रा को याद करते हुए कहा कि भारत में बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने भारत में विश्व की 18% के रहने और उसके लिए मात्र 4% जल स्रोतों के होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां आखिर त्रिपुरा में नया CM कौन होगा। नागालैंड और मेघालय में भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी में है मंथन। जी हां, नॉर्थ ईस्ट के चुनावी परिणाम
आने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी बैठक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी के घर ये बैठक हो रही है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हैं। और यहाँ दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा है। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 33 सीटें जीती है। माणिक साहा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में मंत्रियों के नामों पर चर्चाएं हो रही है और 7 और 8 मार्च को इन तीनों राज्यों में नई सरकारों का शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी ने त्रिपुरा में दोबारा जीत दर्ज की है, जबकि नागालैंड और मेघालय में फिर से गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। मेघालय में बीजेपी ने फिर एनपीपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। जी हाँ, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां 100% घरों में नल कनेक्शन वाला एमपी का पहला जिला बना बुरहानपुर। पीएम मोदी ने दी जमकर बधाई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके किया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा कि बुरहानपुर में नारी शक्ति का ये प्रयास देश भर के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा कि बुरहानपुर में नारी शक्ति का ये प्रयास देश भर के लिए मिसाल है। आप दोस्तों मोदी जी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपना जवाब दिया है। जी हाँ, बहरहाल आप भी इनको बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों इस कर दिखाने वाली कार्य को लेकर। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां राहुल गांधी ने दोस्तों अब लगाया बड़ा आरोप। सरकार से सवाल करने वालों पर हो रहे हमले। बीबीसी का दिया उदाहरण बता दें। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को लंदन में मीडिया को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला। दोस्तों पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाता है तो उस पर हमले किए जाते हैं। उन्होंने अपने इस बयान के पक्ष में बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की हालिया सर्वे का उदाहरण दिया और कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ भी यही हुआ। जी हाँ, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीबीसी के खिलाफ सर्वे की कार्रवाई देश में आवाज के दमन का उदाहरण है। इसीलिए उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा की देश के लोगों को चुप कराने की कोशिश के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। बहरहाल दोस्तों विपक्ष का काम ही है पक्ष में बैठे लोगों की बुराई करना, आलोचना करना, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आलोचना करना यानी विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करना, भारत के सरकार की आलोचना करना, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी को इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।